हेलो एवरीवन, here we are with our next lecture जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, टेस्ट एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक एक टॉपिक कवर कर लिया था जिसमें हमने साई खेलो इंडिया के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बनाए थे कि स्कूलों के अंदर चेक कैसे किया जाए कि एक एज ग्रुप के बच्चों में फिटनेस है या नहीं। इससे हमें एक एलिजिबल कैंडिडेट पूल सिलेक्ट करने में हेल्प मिलता है। उसके बाद में हमने एडल्ट्स के अंदर कुछ फिटनेस टेस्ट कंडक्ट किए थे, मतलब हमने वो पढ़े थे जिसमें हमने वो कर्ल अप, पुशअप्स वगैरह वो सारी चीजें वर्कआउट की थी। आज हम इसे एक लेवल अप लेके जा रहे हैं। मेरे आज के टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉक प्रॉट टेस्ट, 1 माइल टेस्ट। अब इसमें है क्या? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का मतलब क्या है? कार्डियोवैस्कुलर स्टैंड्स फॉर योर हार्ट एंड योर ब्लड वेसल्स। तो आपका हार्ट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, कितनी जल्दी वो ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचा रहा है, कितनी जल्दी तक वो प्रोटीन्स को मसल्स तक पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो मसल्स काम कर पाएंगी एफिशिएंटली, प्रोटीन्स भेज पाएगा तो रिकवरी अच्छी होगी। यानी अगर कोई बंदा कार्डियोवैस्कुलर तरीके से फिट है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जाएगी और उसकी रिकवरी भी जल्दी होगी। इन दोनों चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये तो पता हो कि क्या पर्सन कार्डियोवैस्कुलरली फिट है भी या नहीं। तो इस चीज को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास टेस्ट का नाम है द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉक प्रॉट टेस्ट एंड 1 माइल। तो इसमें किया क्या जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस होता क्या है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड भेजने की कितनी एबिलिटी है आपके हार्ट्स और लंग्स की। The ability of muscles to use oxygen to produce energy for movement। अब जितनी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई आएगी आपकी मसल उस ऑक्सीजन को उठाएगी, खाना बर्न करेगी, एनर्जी पैदा करेगी और उस एनर्जी से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। तो आगे है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में किया क्या जाता है, आप सभी ने ये देखा होगा कभी ना कभी, इंस्टा रील्स में, यूट्यूब पे, कभी टीवी पे मूवी वगैरह देख रहे हैं, उसमें कोई फिजिकल वर्कआउट चल रहा है। करना क्या है, एक वुडन ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के ऊपर अप अप डाउन डाउन करना होता है। अप अप यानी कि पहले पैर से अप, दूसरे पे अप, फिर एक पैर डाउन, फिर दूसरा डाउन, फिर अप अप डाउन डाउन। और ये काफी फास्ट पेस पे करना होता है। इससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट होती है। इट इज अ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक फिटनेस टेस्ट। इट इज यूज्ड टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और एरोबिक फिटनेस। तो यहाँ पे एक नई टर्म हमारे सामने निकल के आ रही है। हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को एरोबिक फिटनेस भी कह रहे हैं। इससे ब्लड सप्लाई के बारे में पता चलेगा और ब्लड सप्लाई पता चली तो रिकवरी रेट का पता चलेगा। सप्लाई से मतलब क्या, आपका हार्ट 4 चेंबर्ड है, नीचे वाले जो 2 चेंबर हैं आपने 10th में नाम पढ़ा हुआ उनका, दैट आर वेंट्रिकल्स। दोनों वेंट्रिकल्स मिलके एक सिंगल हार्ट बीट में 70 ml ब्लड बाहर पुश आउट करती है और 1 मिनट में आपका हार्ट बीट काउंट होता है स्टैंडर्ड तौर पे 72। एक बीट में 70 ml और टोटल 1 मिनट में 72 बीट्स, यानी 1 मिनट में मेरा हार्ट कुल मिला के कितना ब्लड पंप आउट करता है, दैट इज 5 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो वो 5 लीटर ब्लड कहां जाएगा, वो अलग अलग मसल्स में जाएगा। क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाएगा, प्रोटीन्स लेके जाएगा। अब किसी बंदे का हार्ट फिट नहीं है, एको एक टेस्ट होता है ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस मेजर करने का इन लेबोरेटरी कंडीशंस। यहां पे तो हम फिजिकली देख रहे हैं, पर उससे ये पता लग जाता है हार्ट कितना फंक्शनल है। मान लीजिए हार्ट अपनी एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी का 50% काम कर रहा है, तो हार्ट का टोटल आउटपुट 5 लीटर नहीं 2.5 लीटर होगा। और 2.5 लीटर यानी कि मसल की डाइट तो 5 लीटर है लेकिन आ रहा है 2.5 लीटर, तो मसल स्टार्व करेंगी, रिकवरी स्लो हो जाएगी, एनर्जी की कमी रहेगी। तो हमें यह देखना है कि
मसल्स के पास वो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचे। और ब्लड पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी? हार्ट की। तो हम हार्ट की तो फिटनेस देख रहे हैं, क्या वो 5 लीटर पर मिनट पंप आउट कर रहा है या नहीं। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में क्या किया जाता है? इट इज अ टेस्ट ऑफ एरोबिक फिटनेस डेवलप्ड बाय ब्रोहा एट ऑल। एट ऑल वर्ड का मतलब होता है एंड कंपनी, यानी अकेला ये नहीं होगा, इसके साथ और भी फेलो साइंटिस्ट होंगे, सबने मिलके बनाया है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या है? एक जिम का बेंच या वुडन ब्लॉक, एक स्टॉप वॉच और एक असिस्टेंट। जो जिम का बेंच है उसकी हाइट एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे इस टेस्ट को कंडक्ट कैसे करना है? दिस टेस्ट रिक्वायर्स एथलीट्स टू स्टेप अप एंड डाउन ऑफ अ 45 सेंटीमीटर हाई जिम बेंच फॉर 5 मिनट्स एट द रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। 1 मिनट में आपको मिनिमम 30 स्टेप्स लेने हैं। 30 स्टेप्स का मतलब अप अप डाउन डाउन, इसमें आपके पास सिर्फ 2 सेकेंड है। बोलने में भी मुझे 2 सेकंड ही लगे, अप अप डाउन डाउन 2 सेकंड हो गए। इतने में पर्सन को उस ब्लॉक के ऊपर एक पैर से चढ़ना है, फिर दूसरे पैर से चढ़ना है, फिर एक पैर नीचे ले जाना है, फिर दूसरा पैर भी नीचे लेके जाना है। और ये 1 मिनट में कम से कम 30 बार होना चाहिए। और ये करना कितना टाइम है? ये 5 मिनट तक करते रहना, यानी 150 स्टेप अप अप एंड स्टेप डाउन डाउन हो जाएंगे, 150 साइकिल हो जाएंगे। तो द एथलीट्स वार्म अप फॉर 10 मिनट्स। एथलीट को ये टेस्ट शुरू करने से पहले एक प्रॉपर वार्म अप करना जरूरी होता है, ताकि हार्ट को एक ग्रूविंग में लेके जाया जा सके। द असिस्टेंट गिव्स द कमांड गो एंड स्टार्ट्स विद द स्टॉप वॉच। द एथलीट स्टेप्स अप एंड डाउन डाउन ऑनटू अ स्टैंडर्ड जिम बेंच वंस एवरी 2 सेकेंड्स फॉर 5 मिनट्स, यानी कि 150 स्टेप्स हो गए। आगे the assistant stops the test after 5 minutes. The assistant measures the athlete's heartbeat rate, that is beats per minute, 1 minute after finishing the test, that is considered as pulse 1. तो जब ये टेस्ट ओवर हो जाए 5 मिनट के एंड पे एथलीट को रेस्ट करने के लिए बोलिए और छठे मिनट के अंदर उसका पल्स 1 मेजर कर लीजिए। 1 मिनट की रेस्टिंग के बाद ही मेजर करना है। Then the assistant measures the athlete's rate 2 minutes after finishing the test, that is considered as pulse 2. तो 5 मिनट तक तो वो स्टेप अप एंड डाउन करता रहा। छठे मिनट पे आप उसकी पल्स 1 नोट कीजिए, 7वें मिनट पे आप उसकी पल्स 2 नोट कीजिए। The assistant measures the athlete's heart rate 3 minutes after finishing the test, pulse 3. तो वो पल्स 3 हो जाएगी, यानी आपने छठे, 7वें और 8वें मिनट पे 3 बार उसका पल्स मेजर किया। कॉम्प्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स क्या रहेगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स, जो कितने सेकंड की रही? वो 300 सेकंड की रही। 5 मिनट 60 सेकंड के हिसाब से 300 सेकंड हो जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.5 एंड द पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर द एक्सरसाइज। इस फॉर्मूला से एथलीट की फिटनेस इंडेक्स को वर्कआउट कर लिया जाता। हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? आप सभी की बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है, और एक सेल को जिंदा तभी माना जाता है जब उसके अंदर रिएक्शंस चल रही हो। एक सेल यानी एक लिविंग सेल के अंदर चलने वाली रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है चीजों को तोड़ रही हो सकता है चीजों को जोड़ रही हो। तो अगर चीजें टूट रही हैं दैट इज कैटाबॉलिज्म, अगर चीजें जुड़ रही हैं तो दैट इज एनाबॉलिज्म। सपोज आपके अंदर प्रोटीन्स जोड़े जाते हैं, अमाइनो एसिड जोड़े जाते हैं, प्रोटीन बनाए जाते हैं और आप ग्रो करते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। और जब आपका खाना बर्न किया जाता है, ग्लूकोज तोड़ा जाता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो ये टूटने और जुड़ने की रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? मेटाबॉलिज्म। तो ये कब करता है काम? मेटाबॉलिज्म हर टाइम काम करता रहता है। एक सेल तभी जिंदा है जब उसमें रिएक्शंस चल रही हो, चाहे कम ही चल रही हो पर चल रही हो। तो क्या ये रिएक्शन की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप चल फिर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं? नहीं,
जब आप आराम से लेटे हुए हैं या आप इवन सोए हुए भी हैं, पार्शियली कॉन्शियस हैं, उस टाइम भी आपकी बॉडी की लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, लंग्स को एक्सपैंड कंट्रैक्ट करने के लिए, ब्रेन को सपने दिखाने के लिए, आपकी बॉडी की हल्की फुल्की मूवमेंट के लिए, करवट बदलने के दौरान भी आपके अंदर रिएक्शंस चलती रहेंगी। हार्ट बीट चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लंग्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे आप इवन सो रहे हैं। तो उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की वो मिनिमम होगी जब आप लेटे हुए हैं या सो रहे हैं। तो उस टाइम आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट होगी दैट विल बी बेसल मेटाबॉलिक रेट, द मिनिमम मेटाबॉलिज्म। उसके बाद में मैं कहता हूं कि सुबह के 6 बज गए, तुम उठ के बैठ के तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या बैठ के अपना काम लिख पढ़ रहे हो, ऐसे में तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट मानी जाती है। इस टाइम तुम्हारी आरएमआर यानी कि रूटीन मेटाबॉलिक रेट होती है। और थोड़ी देर बाद जब आपको लगा कि चलो भाई एक्सरसाइज का टाइम हो गया, आप रनिंग करने लगे, आप डंबल्स उठाने लगे, दैट विल बी योर एएमआर, दैट इज एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। तो इन तीनों में से मैं कौन सी पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज बेसल, यानी जब आप लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम भी आपके हार्ट, लंग्स, ये सब काम करने के लिए एनर्जी डिमांड करते हैं, तो सेल्स को काम करना पड़ता है। एक मेटाबॉलिक रेट तब भी होती है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। The acronym BMR stands for basal metabolic rate. It is the number of calories our body burns during complete rest. सोए हुए हैं उस टाइम भी बॉडी क्या है, कैलोरीज बर्न कर रही है, कैलोरीज प्रोड्यूस कर रही है ताकि लाइफ को सस्टेन किया जा सके। We can get an insight into your energy level if you know the BMR level. अगर आपको अपना BMR लेवल पता है तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी लेवल्स के बारे में पता चल सकता है। Our body needs some energy even during sleep for performing some basic function like breathing, circulating fluid, and repairing the cells. Our body burns more calories by movement and exercise. तो हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है मूवमेंट और एक्सरसाइज के दौरान। और आपने ये अभी सुना, इसे आरएमआर एंड एएमआर कहा जाता है। So by monitoring our consumption, it will be better to prevent unwanted weight gains or severe weight losses. अगर आपको अपनी BMR के बारे में पता है तो आपको पता है कि आपको कितना खाना है। मान लीजिए आपकी BMR बहुत ज्यादा है तो आपकी डाइट भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि बॉडी बर्न ज्यादा कर रही है। अगर आपकी BMR लो है यानी आपकी बॉडी जमा ज्यादा कर रही है, खर्च कम कर रही है, तो आपको डाइट घटाने की जरूरत है। तो BMR पता चल जाए उससे हम डाइट कंट्रोल कर लेंगे। इससे हमें ओवरवेट होने से या अंडरवेट होने से बचने में हेल्प मिलता है। आगे नेक्स्ट है व्हाट इज द मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब हम कह देते हैं ना, छोटे बच्चों में तो इतनी पावर होती है कि वो पत्थर भी पचा सकते हैं। उसके बाद में हमारी एक एज आई स्कूल गोइंग एज, उसके अंदर भी हमारा डाइजेशन और हमारा मेटाबॉलिक रेट ज्यादा था। कई बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं ना, आजकल तो ये एक टर्म चल रही है हाइपर एक्टिव किड्स, सारा दिन बैठते नहीं है, खेलते रहते हैं, इधर भाग लिए उधर भाग लिए, बच्चा हाइपर एक्टिव है जी। हाइपर एक्टिव मतलब उसमें एनर्जी बर्स्ट आ रहे हैं। एनर्जी बर्स्ट क्यों आ रहे होंगे, उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। तो थोड़ा और उम्र बीतने के साथ ये थोड़ा कम होता जाता है। तो उस दौरान आपकी बॉडी में चीजें बर्न कम हो रही है, जमा ज्यादा हो रही है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे, उस टाइम बॉडी में बर्न मिनिमम होगा, जमा ज्यादा होगा, उस टाइम डाइट बिल्कुल कम करनी पड़ती है। अब जैसे 40s के अंदर पहुंचने पे इंसान को यह समस्या होती है, डाइट कम कर रखी है फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है, कारण बॉडी जमा कर रही है, खर्च कर ही नहीं रही है। दैट इज मेटाबॉलिक रेट। तो BMR stands for basal metabolic rate that changes as our age progresses. The peak time for BMR is during teenage and it slows down gradually henceforth. उम्र बढ़ने के साथ ये मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होती जाती है। As we grow older, consuming fewer calories will help us to keep a better BMR. तो उम्र बढ़ने के साथ अगर खर्च कम हो रहा है तो डाइट कम कर दीजिए, बॉडी में जमा होने ही मत दीजिए। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तब मैं दिन में 10 रोटी खा जाता था, अब 40 की एज में भी मुझे 10 रोटी ही खानी है, मुझ में उतनी एनर्जी आ जाएगी, नहीं। उस टाइम आपका बर्न ज्यादा होता था, अब आपका बर्न कम हो रहा है।
तो इस टाइम भी बराबर उतनी ही डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी में जमा ज्यादा होगा, जिससे आपको ओबेसिटी आ सकती है। देन if your metabolic age is higher, then it is time to exercise to burn off those fats accumulated in your body. इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? BMR was first introduced to the world by James Arthur Harris and Francis Gano Benedict. So the equation is popularly known as the Harris-Benedict formula. The new equation was formulated in 1990, which is known as the Mifflin-St. George equation. इसमें टोटल एनर्जी आउटपुट ड्यूरिंग रेस्ट यानी बीएमआर विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय मीटर इन किलोग्राम्स, नॉट मीटर, इट इज मास इन किलोग्राम्स, प्लस 6.25 इनटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 1 ईयर। अब ये ए क्या चीज है? दैट इज एज ऑफ द इनकम्बेंट, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मतलब मैं 30 साल की उम्र में अगर अपनी बीएमआर कैलकुलेट करवाना चाहता हूं तो मेरी ए वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 30। और साथ में मैं कह रहा हूं मेरी हाइट कितनी होगी इन सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 156 सेंटीमीटर। और साथ में अगर मुझे अपना वजन देखना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72 kgs। तो यहां पे वैल्यू होगी मेरी 72, यहां पे मेरी वैल्यू होगी 156 और यहां पे मेरी वैल्यू होगी दैट विल बी 30 प्लस एस। अब एस क्या है? द कांस्टेंट विच इज +5 फॉर मेल्स एंड -161 फॉर फीमेल्स। इसमें मेल और फीमेल की स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी। वैल्यू पुटअप कीजिए, आप लोग अपनी वैल्यू पुटअप कीजिएगा और साथ में अपनी बीएमआर जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो ये बीएमआर का फिर से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद में सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ या उनकी फिटनेस मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है रिकली एंड जोन्स। रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट डेवलप किया गया था 2001 के अंदर। ये टेस्ट प्रूव होता है बेनिफिशियल सीनियर सिटीजन के लिए। तो इसमें किया क्या जाता है? सबसे पहले टेस्ट का नाम है बैक स्क्रैच टेस्ट। आप अपनी पीठ की तरफ से अपनी दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टच करने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी अपर बॉडी की, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। वैसे इसे चेक करने के और तरीके भी है, जैसे सीनियर सिटीजन जो होता है उसके सामने किसी बच्चे को बिठा दीजिए और कहिए कि उसके हेयर कॉम करके दिखाए। इसके अलावा उसे कहिए खुद से स्वेटर पहन के दिखाए, या फिर गाड़ी में बैठा उसे कहिए कि सीट बेल्ट अपने आप से निकाल के बांध के दिखाए। इससे अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो जाती है। पर रिकली एंड जोन्स थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए आपको बस। उसके बाद में आप सीनियर सिटीजन को कहिए कि दोनों हाथों को पीछे ले जाके पीठ की तरफ टच करने की कोशिश करें और बीच में जो भी गैप है उसे मेजर कर लीजिए। अगर ये टच नहीं हुए तो डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। अगर सिर्फ टच हुए हैं ठीक है, अगर ओवरलैप कर गए हैं तो बहुत अच्छा। तो अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी। फिंगर शुड बी अलाइंड, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स, द फिंगर टिप्स टच देन द स्कोर इज 0। अगर वो टच नहीं किए गए तो स्कोर नेगेटिव माना जाएगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। अगर वो ओवरलैप कर गए तो कितना ओवरलैप किए हैं, और ये वैल्यू पॉजिटिव में बहुत अच्छी मानी जाएगी। देन इज चेयर स्टैंड टेस्ट। अब इसमें चेयर में जो हैंड सपोर्ट होती है उसको नहीं पकड़ना होता। आप सीनियर सिटीजन को कहिए कि अपने दोनों हाथ यहां पे रखे, चेयर पे बैठे और उठे, हाथ से सपोर्ट लेके उठना और बैठना नहीं है। तो इससे क्या चेक होता है? इससे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक होती है, लेग्स की स्ट्रेंथ चेक होती है। इसके लिए और तरीके भी हैं, जैसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग हो जाता है, व्हीकल में आना बैठना और उठना हो जाता है, बाथटब और चेयर के अंदर बैठना और उठना हो जाता है। ये सारे अदर टेस्ट हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। एक चेयर चाहिए आपको जिसकी सीट 44 सेंटीमीटर की हाइट पे हो, एक स्टॉप वॉच चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? पार्टिसिपेंट को चेयर के बिल्कुल मिडल में बैठना है, उसके हाथ शोल्डर में क्रॉस्ड होने चाहिए, फीट फ्लैट होने चाहिए फ्लोर पे, और उसकी बैक बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए। उसे सिट अप एंड डाउन 30 सेकंड तक परफॉर्म करना है और स्टॉप वॉच से टाइम की रीडिंग ले लीजिए कि कितने बार वो सिट अप एंड डाउन कर रहा है इन 30 सेकंड। उसके बाद में देन आ रहा है मिनट वॉक टेस्ट। मिनट वॉक टेस्ट में क्या है? एक
छोटा सा एरिया बना लिया जाता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है 0 से, फिर 5 यार्ड्स का एक कोन रख दिया जाता है, स्क्वायर सा डिजाइन कर लेते हैं एक, और उसके बाद में रेक्टेंगल सा, उसके बाद में 10 यार्ड्स पे एक कोन रखा जाता है, 15 पे, 20 यार्ड्स पे एक कोन रखा जाता है, 25 यार्ड्स पे, 30 पे, 35 पे, यानी हर 5 यार्ड पे एक कोन रखा जाता है और साथ में एक चेयर रख दी जाती है। ज्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए टेस्ट होता है और एक स्टॉप वॉच के साथ उन्हें कहा जाता है कि चल पड़िए, 5 यार्ड कवर कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं चला जाएगा वहां पे एक चेयर प्लेस्ड होगी, उस पर बैठ जाइएगा, अगर लग रहा है और चल सकते हैं तो 10 यार्ड कवर कीजिए, उस चेयर पे बैठिए, अगर अगला भी कवर हो जाएगा 15 यार्ड चलिए, वहां पे पड़ी चेयर पे बैठ जाइए। हर 5 यार्ड पे एक कोन जो कि सिंबल होगा कि हाँ इतने यार्ड्स कवर हो गए, और एक चेयर सपोर्ट, ताकि अगर उसे बैठने को लगे, चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो वो टाइम से बैठ पाए। पर्पस ये एरोबिक फिटनेस की, चलने फिरने की फिटनेस कितनी है ये मेजर करता है। मेजरिंग टैप टू मार्क आउट द ट्रैक डिस्टेंसेस, स्टॉप वॉचेस, चेयर पोजीशन फॉर रेस्टिंग। रेगुलर गैप पे चेयर्स रखनी है, एक स्टॉप वॉच चाहिए, और ट्रैक डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए छोटे छोटे कोन्स चाहिए। प्रोसीजर क्या है? वॉकिंग कोर्स जो है वो मार्क आउट, चॉक आउट कर लिया जाता है, ये 50 यार्ड्स का होगा, रेक्टेंगुलर एरिया होगा, डायमेंशन आपके सामने लिखी हुई है, 5 यार्ड्स की ब्रेड्थ हो जाती है एंड 45 यार्ड्स की उसकी लेंथ हो जाती है। कोन्स प्लेस किए जाएंगे हर 5 यार्ड के गैप पे। एम क्या है? वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट्स टू कवर एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल। 6 मिनट में मैक्सिमम कितना कवर कर लोगे? 30 यार्ड, 35, 40 आपने मेजर करना है। सब्जेक्ट्स आर सेट देयर ओन पेस, उनको फोर्स नहीं करना है कि भागो, उन्हें अपनी स्पीड से चलने दीजिए, बस आपने तो सिर्फ ये मेजर करना है कि कितना कवर कर पा रहा है। देन आया आर्म कर्ल टेस्ट, बैठे बैठे डंबल मारने होते हैं इसमें, रिकली एंड जोन्स का ही एक तरीका है, इससे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक होती है। तो वो जो पीछे टच करने वाला था वो फ्लेक्सिबिलिटी चेक था, ये स्ट्रेंथ चेक है। बैठे बैठे 5 पाउंड्स या 8 पाउंड के वेट को लिफ्ट अप एंड डाउन करना होता है। विमेन विल कर्ल अ 5 पाउंड वेट इन दिस टेस्ट एंड मेन विल कर्ल 8 पाउंड वेट फॉर देयर टेस्ट। देन प्रोसीजर क्या है? टेस्ट असिस्टेंट क्या करेगा? वो सीनियर सिटीजन को कहेगा कि आप बैठिए चेयर पे, एंड टाइम को 30 सेकंड पे मार्क कर लेगा, और उसके बाद में 30 सेकंड के पीरियड के अंदर कितनी आप कर्ल अप कर पा रहे हैं वो वर्कआउट किया जाएगा। एक फुल कर्ल करना है, इसमें यहां तक लेके आना और उसके बाद में बिल्कुल स्ट्रेट करना है बाजू को। देन डू नॉट स्विंग द वेस्ट, वेस्ट को मतलब वेट को ऐसे या ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है, उसे एक इरेक्ट पोर्शन के अंदर अप एंड डाउन लेके जाना होता है। दैट इज 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें क्या है? एक चेयर प्लेस कर दी जाती है और कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा कोन रख दिया जाता है, उसके ऊपर से चक्कर लगा के चेयर तक वापस आना होता है। टू असेस स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस व्हाइल मूविंग, these are important in performing various jobs which require quick maneuvering, यानी एकदम से flexible होके मुड़ जाना, such as getting off a bus in time and answer the phone। इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक चेयर रखनी है स्ट्रेट बैक वाली, 44 सेंटीमीटर का उसका सीट हाइट होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच है, एक कोन है, एक मेजरिंग टेप है, और एरिया है विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, प्लेन सरफेस होना चाहिए। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर पे बैठे बैठे अपने पैरों के अंगूठे टच करने की कोशिश की जाएगी, इसमें लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। ये इंपॉर्टेंट है एक एक्टिव इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को कैरी आउट करने के लिए। इक्विपमेंट आपके सामने है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये मेरा लास्ट टेस्ट था जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो चुका है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी, इसे जरूर देखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।